हेलो गाइस, तो पॉलिटिफैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सन्नी कुमार और गाइस मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की पहली क्लास है और आज की इस क्लास के अंदर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि भारत ने अपने संविधान का निर्माण किस तरीके से किया, यानी कि क्या इसकी प्रोसेस रही। क्योंकि अब तक हम यही सुनते आए हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले की क्या प्रक्रिया रही है? संविधान निर्माण करते समय किन किन सदस्यों ने भाग लिया और वो सदस्य कहाँ कहाँ से थे, निर्वाचित थे, मनोनीत थे, ठीक है, और किसने संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कितना योगदान रहा। ये सारी बातें आज हम इस क्लास के अंदर कर लेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप मेरी इस क्लास को देखिए, क्योंकि ना भूलें कि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका पूरा कर्तव्य है कि भारत किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, भारत के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सरकार किस तरीके से चल रही है उसको हमें समझना पड़ेगा, हमारे क्या राइट है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए संविधान की, क्योंकि संविधान ही एक इंसान को जिम्मेदार बनाता है और जिस देश का भी संविधान होता है उस देश का संविधान से ही पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है, पूरे देश का प्रशासन को कंट्रोल किया जाता है। आज हम देखते हैं कि सरकार कंट्रोल में रहकर काम करती है, ठीक है, और जनता भी कंट्रोल में रहती है, कोई गलत काम नहीं करती, सरकारें कोई गलत काम नहीं करती। इसका जो मेन रीजन है वो हमारा संविधान है, क्योंकि संविधान बाकायदा वो सारे प्रावधान करता है। जो सरकार एक अच्छे काम करती है तो वो सारे प्रावधान संविधान में, अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो संविधान में दंड की व्यवस्था भी की गई है। कोई व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है संविधान में। तो सारी बातें जो है ना वो संविधान में उल्लेखित है, इसलिए हमें संविधान का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि भारत का संविधान क्या कहता है, ठीक है, और यही हमें जिम्मेदार बनाता है मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम संविधान के निर्माण की। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं संविधान के निर्माण के बारे में, भारत के संविधान के निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले तो संविधान निर्माण के हम चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले तो ये जान लें कि संविधान कहते किसे हैं, क्योंकि संविधान के निर्माण की हम बात जान रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि संविधान कहते किसे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, मेरे हिसाब में सब फालतू है। देखिए, संविधान एक परिभाषा में अगर हम ले, यानी कि संविधान को एक परिभाषा में आपको समझाऊं तो संविधान कहते किसे हैं? संविधान वे आधारभूत कानून व सिद्धांत जिनसे किसी भी देश का शासन चलता है उसे हम संविधान कहते हैं। हमारे भारत का एक अलग संविधान है, विश्व के जितने भी देश हैं सबका एक अलग संविधान है, और सभी देशों का जो संविधान है वो अपने अपने हिसाब से अच्छी तरीके से देश को कंट्रोल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत का संविधान जो है वो पूरी तरीके से भारत को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। आप सभी को पता है संविधान के अकॉर्डिंग ही देश का प्रशासन का संचालन हो रहा है। ये तो है पहली परिभाषा की वे आधारभूत कानून व सिद्धांत जिनसे किसी भी देश का शासन चलता हो उसे हम संविधान कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा एक मैं आपको लिख ही देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। संविधान वे आधारभूत कानून व सिद्धांत जिनसे किसी भी देश का शासन का संचालन किया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। यानी कि हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसमें वो सारे आधारभूत कानून व सिद्धांत दर्शाए गए हैं जिनके माध्यम से हमारे देश का शासन का क्या चलाया जा रहा है, संचालन हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के जो संविधान में है वो सारे आधारभूत कानून हैं, सिद्धांत है जिनके माध्यम से हमारे भारत देश का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। आज सरकारें अच्छी तरीके से काम कर पा रही है, इसका मेन रीजन क्या है, संविधान है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरी परिभाषा में इसको समझे तो दूसरी परिभाषा है कि संविधान
किसी भी देश का वह दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच के कनेक्ट यानी कि अंतर संबंधों को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहां पर मैं इस परिभाषा को भी लिख देता हूं। देखिए, संविधान किसी भी देश का वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से उस देश की जनता और सरकार के बीच के अंतर संबंधों को निर्धारित किया जाता है। यहां पर ध्यान से सुनिए दूसरी परिभाषा संविधान की, कि संविधान किसी भी देश का वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से उस देश की जनता और सरकार के बीच के अंतर संबंधों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में वो सारी बातें निहित हैं कि सरकार किस तरीके से जनता से कनेक्ट रहेंगी और जनता किस तरीके से सरकार से कनेक्ट रहेंगी। आप सभी को पता है, जनता को सब कुछ पता होता है कि सरकार में क्या चल रहा है, और सरकार को सब कुछ पता रहता है कि जनता किस तरीके से काम कर रही है, जनता में क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ उनके राइट्स छीन रहे हैं, वो सारा कुछ सरकार को पता होता है। जनता की क्या मांगे हैं, ये सब कुछ सरकार को पता होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों को निर्धारित कर रहा है क्या, संविधान, क्योंकि संविधान में ही सारी बातें निहित है। ठीक है, तो ये है दूसरी परिभाषा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नाम बताता हूं जिनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी, तो आपका ऑप्शन में आपको कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी, आपको वहां पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आप सभी को पता है कि संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां पर जाकर समाप्त होती है, 26 जनवरी 1950 पर जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि उस दिन हमारा भारत देश का संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। लेकिन इसकी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है संविधान निर्माण की, जो 9 दिसंबर 1946 से होती है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो वहां से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है और 26 जनवरी 1950 पर जाकर ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमारे संविधान को बनने में, जैसे कि आप सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये जो डेट है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये जो दिन दिए गए हैं, इन दिनों के अंदर हमारा संविधान क्या है, बना है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कि संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग किसने रखी। भारत के संविधान के निर्माण की सबसे पहले मांग किसने रखी। आप सभी को पहले स्पष्ट कर देता हूं कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार था, यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था। उस समय की हम बात कर रहे हैं, और हम जो भी मांग कर रहे हैं, यानी संविधान की जो भी मांग कर रहे हैं, संविधान की जो मांग कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो मांगे हैं वो ब्रिटिश सत्ता के ऊपर है। ध्यान रखना है इस बात को। तो देखिए, हम बात करेंगे 1895 की। 1895 में सबसे पहले एक ऐसे भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी, तो वो पहले व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कब की गई थी, 1895 में। ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान निर्माण की मांग की गई थी। ठीक है, ये तो 1895 की बात। ठीक है, और एक और बात कि 1895 जो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की मांग को रखा था कि भाई हम भारत देश का एक संविधान होना चाहिए, तो किस विधेयक के माध्यम से रखा था, उस विधेयक का नाम है स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक को भी ध्यान रखना है,
यानी कि स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान निर्माण की मांग रखी थी। ठीक है, यह है 1895 की बात। अब हम बात करते हैं 1922 की, क्योंकि मैं एक प्रक्रिया के साथ चल रहा हूं, ऐसे मैं डेट को आगे पीछे नहीं करूंगा, मैं एक प्रक्रिया से चलूंगा, डेट बढ़ती जाएंगी और हमारी बात भी कंप्लीट होती रहेंगी। ठीक है, 1922 में आप जानते हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने कहा कि देखिए संविधान का निर्माण तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान का निर्माण एक तरीके से भारत क्या करेंगे, अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण हम स्वयं करेंगे, हम किसी ब्रिटिश सत्ता फिर अन्य किसी विदेशी सत्ता के द्वारा दिए गए संविधान को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखना है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम किसी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा दिए गए संविधान को नहीं स्वीकारेंगे, हमारे संविधान का निर्माण तो क्या करेंगे, हम स्वयं करेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और अगर हम इसे एक शब्द में लिखे तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, मतलब एक वाक्य में लिखे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जो है अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, मैं लिख देता हूं, भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे तथा ब्रिटिश सत्ता, ये थोड़ी राइटिंग बिगड़ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे तथा ब्रिटिश सत्ता या फिर अन्य किसी विदेशी सत्ता के द्वारा दिए गए संविधान को नहीं स्वीकारेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे और वो किसी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा या फिर अन्य किसी विदेशी सत्ता के द्वारा दिए गए संविधान को नहीं स्वीकारेंगे। ये 1922 में कहा था। उसके बाद में जब 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भारत जो है अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेगा, तो एक तरीके से भारत के जो सभी नेता थे वो महात्मा गांधी जी के सुर में सुर मिलाने लग गए और संविधान के निर्माण की मांग को उन्होंने क्या कर दिया, तेज कर दिया इस दिन के बाद में, 1922 के बाद में। और जब 1922 के बाद में महात्मा गांधी जी के सुर में सुर मिलाकर सभी भारतीय नेता संविधान के निर्माण की मांग करने लगते हैं, तो ब्रिटिश सत्ता के ऊपर एक दबाव पैदा होता है। ब्रिटिश सत्ता सोचती है कि यार ये तो संविधान का निर्माण करवा के ही मानेंगे। तो 1927 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्गन। लॉर्ड बर्गन के द्वारा 1927 में भारतीयों को एक चैलेंज दिया गया। और लॉर्ड बर्गन कौन थे? लॉर्ड बर्गन उस समय भारत के सचिव थे। ठीक है, तो भारत के सचिव लॉर्ड बर्गन हेड के द्वारा 1927 में भारतीयों को एक चैलेंज किया गया कि तुम क्या संविधान चिल्लाते हो, अगर दम है तो संविधान का निर्माण करके बताओ। ये जो स्टेटमेंट, ये जो चैलेंज जो 1927 में लॉर्ड बर्गन हेड के द्वारा दिया गया था, इस चैलेंज से सभी भारतीय लोग पीछे हट जाते हैं। सभी भारतीय लोग पीछे हट जाते हैं, जितने भी नेता थे वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, एक व्यक्ति जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू जी ने लॉर्ड बर्गन के द्वारा दिए गए इस चैलेंज को क्या कर दिया, स्वीकार लिया। और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं संविधान का निर्माण करके बताऊंगा। सभी भारतीय लोग भले ही पीछे हट गए, लेकिन मैं संविधान का निर्माण करके बताऊंगा। जब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं संविधान का निर्माण करके बताऊंगा, तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1928 में संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया गया था। ध्यान रखना है, अब तक हम यही समझते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण का जो प्रयास स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना है 1928 में पहले ऐसे व्यक्ति मोतीलाल नेहरू जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना है।
ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया था। ध्यान रखना है कि मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया था और किस रिपोर्ट के माध्यम किया था, उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को भी कभी कभार एग्जामों में पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में किस रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया, तो उस रिपोर्ट का नाम आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान निर्माण का प्रयास किया था। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए 1928 तक बात हो गई। अब देखिए अब तक की कड़ी में हमने देखा कि संविधान निर्माण की मांग भी हो रही थी, संविधान निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा था कि संविधान का निर्माण करेगा कौन। क्या भारत की जनता संविधान का निर्माण करेगी या फिर भारत की जनता तो अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, वो प्रतिनिधि मिलकर क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेंगे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका जवाब दिया 1934 में एक व्यक्ति जिनका नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने कहा कि भारत की जनता संविधान का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि भारत की जनता तो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, वो प्रतिनिधि मिलकर के क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और वह संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि देखिए भारतीय जनता तो क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, वो प्रतिनिधि मिलकर के क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और वह संविधान सभा क्या करेगी, मिलकर के संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण। ध्यान रखना है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा कि भारतीय जनता संविधान का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि भारतीय जनता तो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, वो प्रतिनिधि मिलकर के क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और वह संविधान सभा मिलकर के क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। इस चीज को ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है मानवेंद्र नाथ रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि औपचारिक रूप से यानी कि नियमित रूप से संविधान सभा की गठन की मांग करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो नाम आ जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में मैं आता हूं 1938 में। 1938 में व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार का मतलब ये है कि भारत की जनता क्या करेगी, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर संविधान सभा का क्या करेगी, गठन करेगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि देखिए वयस्क मताधिकार का मतलब यहां पर 21 वर्ष और 18 वर्ष नहीं है। ध्यान रखना है, 21 वर्ष जिसे हम वयस्क मताधिकार की आयु कहते हैं और 18 वर्ष जिसे हम कहते हैं वर्तमान की। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि मैं बात कर रहा हूं 1938 की।
ठीक है। और वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष, ठीक है। और जो वयस्क मताधिकार की जो आयु जो स्टार्टिंग में थी पहले, जो 1950 26 जनवरी 1950 से लागू होती थी, वो थी 21 वर्ष। यानी कि जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय हमें वोट डालने की जो आयु थी वो हमारी कितनी थी, तो 21 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में संशोधन किया गया 1989 में, 1989 में संशोधन किया गया और इस वोट डालने की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके हमने कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। और वर्तमान में जो वोट डालने की आयु है कितनी है, 18 वर्ष है। 1989 में चेंज की थी, 21 वर्ष थी 1989 से पहले, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1938 की, तो उस समय ना तो कोई 21 वर्ष की वोट डालने की आयु थी, ना ही 18 वर्ष की वोट डालने की आयु थी। उस समय वयस्क मताधिकार का मतलब 21 वर्ष और 18 वर्ष नहीं था। उस समय वयस्क मताधिकार का मतलब था कि एक व्यक्ति एक वोट बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु में, यह था वयस्क मताधिकार का मतलब। ध्यान से सुनिएगा, उस समय वयस्क मताधिकार का मतलब क्या था, वयस्क मताधिकार, उस समय वयस्क मताधिकार का मतलब था कि एक व्यक्ति एक वोट बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट बिना किसी भेदभाव के और एक निश्चित आयु में। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित आयु में वोट डालना, एक निश्चित आयु में वोट डालना, यानी कि एक निश्चित आयु तय की जाएगी और उसमें ही क्या करना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ डालना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक निश्चित आयु में वोट डालना, ठीक है, ये था वयस्क मताधिकार का मतलब। वयस्क मताधिकार का मतलब था कि एक व्यक्ति एक वोट बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, और एक निश्चित आयु तय की जाएगी और उसमें ही वोट डालना पड़ेगा। वयस्क मताधिकार का मतलब ये था, 18 वर्ष और 21 वर्ष नहीं था, क्योंकि 18 वर्ष 21 वर्ष तो 1950 से लागू हुई थी, जो कि 1989 तक रही थी वोट डालने की आयु। फिर 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया संविधान के अंदर, और हमने 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष, और वर्तमान में वोट डालने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखिए, ठीक एक साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस समय आप जानते हैं हमारे पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, ब्रिटिश सरकार अधिकार रखती थी, और ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उनको एक सेना की आवश्यकता पड़ी, उनको सेना की आवश्यकता पड़ी बीच बचाव के लिए। तो उन्होंने क्या की, उन्होंने भारतीयों को एक लालच दिया, क्योंकि अब तक की स्टडी में हमने देखा, 1938 तक की स्टडी में हमने देखा कि भारतीय जनता खूब मांग रख रही थी सत्ता के सामने, ब्रिटिश सत्ता, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि आप क्या करेंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और जब अंग्रेजों को सेना की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीयों को एक लालच दिया जाए कि हम तो क्या करेंगे, उनके संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार लेंगे और वो फिर क्या कर देंगे, हमें दे देंगे अपनी सेना। ये एक तरीके से लालच दिया गया था ब्रिटिश सत्ता के द्वारा भारतीयों को। ध्यान रखना है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो 1940 में एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। आप सभी ने सुना होगा अगस्त प्रस्ताव का नाम। अगस्त प्रस्ताव जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामने रखा गया था, और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, हम मान लेते हैं कि आप अपने क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। यानी कि पहली बार अब तक की स्टडी में तो हमने देखा कि संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार ही नहीं रहे थे कि हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे, ब्रिटिश सत्ता स्वीकार ही नहीं रही थी। लेकिन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की
संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दी। ठीक है, ठीक है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दी, यानी कि पूरी तरीके से नहीं स्वीकारा था, बस कह दिया था कि ठीक है आप अपने संविधान का निर्माण कर लेना, लेकिन एक बार इस युद्ध की समाप्ति हो जाने दो, यानी कि युद्ध के बाद क्या कर लेना, आप अपने संविधान का निर्माण कर लेना। यानी कि एक तरीके से अस्थायी मंजूरी मिल गई थी, पूरी तरीके से नहीं मिली थी, लेकिन पहली बार ब्रिटिश सत्ता ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार स्वीकार लिया था कि भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगी, अपने संविधान का निर्माण कर लेगी। ठीक है, अब देखिए 1940 में इस प्रस्ताव के बाद में, यानी कि इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नहीं स्वीकारा, भारतीयों ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, और हम हमारी सेना भी आपको नहीं देंगे। ठीक है, 1942 में दूसरा प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के सामने, और उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव का नाम क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए पड़ा क्योंकि यह प्रस्ताव सर स्टीफन क्रिप्स के द्वारा रखा गया था, और सर स्टीफन क्रिप्स जो कि इंग्लैंड की सरकार के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। इसी वजह से 1942 के इस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान के निर्माण की, यानी कि भारतीयों के संविधान के निर्माण की मांग को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में कहा कि ठीक है आप अपने संविधान का निर्माण कर लेना, यानी कि आप अपने संविधान सभा का गठन कर लेना, और वह संविधान सभा क्या कर लेगी, संविधान का निर्माण कर लेगी। यानी कि पूरी तरीके से मंजूरी जो मिली थी वो 1942 में मिली थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय के संविधान के निर्माण की मांग को, ठीक है, पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई थी इस प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने नहीं स्वीकारा। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने नहीं स्वीकारा क्योंकि 1940 के इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा, क्योंकि और 1942 के इस प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकारा। 1940 और 1942 के दोनों प्रस्तावों को भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि सर फिर संविधान बना कैसे, ये बताइए आप तो हमें कि संविधान बना कैसे, जब 1940 के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया भारतीयों ने और 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, तो फिर संविधान बना कैसे। तो अब मैं बताता हूं कि संविधान बना कैसे। देखिए, संविधान एक मिशन के द्वारा, संविधान सभा का निर्माण एक मिशन के द्वारा किया गया, और उस संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। अब वो मिशन कौन था, तो ध्यान रखना है, एक मिशन जिसका आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और ये मिशन भारत आया था कब, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को, यानी कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और इस कैबिनेट मिशन ने ही क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। यानी कि इस कैबिनेट मिशन ने ही संविधान के बारे में तय की थी कि संविधान में कितने सदस्य होंगे, कहां से होंगे, किस तरीके से होंगे, निर्वाचित होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो है इस कैबिनेट मिशन ने तय की थी। आप पूछोगे कि सर कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, तो ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन ये 3 लोगों का समूह था। कैबिनेट मिशन क्या था, 3 लोगों का समूह था, और वो 3 लोग कौन थे, तो ये थे, पहला व्यक्ति था इसके अंदर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स। ध्यान रखना है, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति थे इस मिशन के अंदर जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों लोगों के समूह को ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड से क्या आया था, भारत आया था। अब आप पूछोगे कि सर इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा,
तो इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये मिशन, ये जो तीनों लोग थे ये इंग्लैंड की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, अर्थात कैबिनेट स्तर का ओहदा रखते थे। इसी वजह से इस मिशन का नाम क्या पड़ा था, कैबिनेट पड़ा था। इस चीज को ध्यान रखना है। आपके मन में एक प्रश्न और उठता होगा कि सर ये लॉर्ड का मतलब क्या होता है। कई नामों के आगे आपने लॉर्ड सुना होगा। तो लॉर्ड का मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा लॉर्ड साइमन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो लॉर्ड लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये एक इंग्लैंड की उपाधि थी जो उस समय दी जाती थी, और इस जो भी व्यक्ति इस उपाधि को प्राप्त करता था तो उसको उसके नाम के आगे लॉर्ड लग जाता था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जैसे आज हम देखते हैं कि पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर आगे लग जाता है, ठीक उसी तरीके से लॉर्ड नाम की एक उपाधि थी इंग्लैंड में। जो व्यक्ति जो भी प्राप्त करता था तो उसके नाम के आगे लॉर्ड लग जाता था। इसी वजह से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इनका नाम है। सर स्टीफन क्रिप्स, और ये ध्यान रखना है लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस थे ये इस मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब मैं दोबारा दोहरा देता हूं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया, और इस मिशन के अंदर 3 लोग थे। पहला व्यक्ति था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा व्यक्ति था सर स्टीफन क्रिप्स जो कि वही व्यक्ति थे जो 1942 में जिन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। यानी कि अब देखिए इन तीनों लोगों के समूह को ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है, और इस कैबिनेट मिशन ने संविधान का निर्माण किया था। और संविधान के निर्माण के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें तय की थी, क्या क्या प्रावधान रखे थे, उन प्रावधानों की मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, कि इन्होंने संविधान के निर्माण यानी कि संविधान सभा के बारे में इन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा था, तो उन प्रावधानों की मैं बात करता हूं। ठीक है, संविधान सभा के प्रावधान, संविधान सभा प्रावधान। ठीक है, ये ध्यान रखना है जो मैं प्रावधान आपको बता रहा हूं ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो ये प्रावधान कौन कौन से थे, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने तय किया कि संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने होंगे, 300 निवासी होंगे। ध्यान रखना है सबसे पहले कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 300 निवासी सदस्य होंगे। ये पहली बात कैबिनेट मिशन ने तय की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उन्होंने तय किया कि ये जो 300 निवासी सदस्य होंगे ये क्या होंगे, निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे, अर्थात नॉमिनेटेड भी होंगे और इलेक्टेड भी होंगे, यानी इनका चुनाव भी होगा और ये मनोनीत भी होंगे। ठीक है, ये 300 निवासी सदस्य। अब कौन कौन से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने सदस्य मनोनीत होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 300 निवासी सदस्यों में से 292 बराबर 04 बराबर 296 ये सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ध्यान रखना है 292 प्लस 04 यानी टोटल 296 सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, अर्थात इनका क्या होगा, चुनाव होगा। निर्वाचित होने का मतलब इनका चुनाव होगा, और चुनाव किस तरीके से होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि भारत की जनता इनका चुनाव नहीं करेगी, बल्कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुन करके भेजेंगे। ये था अप्रत्यक्ष रूप का मतलब। ठीक है, तो 296 सदस्य जो कि निर्वाचित होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, ये तो 296 सदस्यों के लिए उन्होंने तय किया। फिर बचते हैं 93 सदस्य। इनके बारे में इन्होंने कहा कि ये बचे 93 सदस्य ये क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये क्या होंगे, मनोनीत होंगे। अर्थात आप जानते हैं उस समय कैबिनेट मिशन ने भारत को 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग जिसे हम अंग्रेजी भारत कहते हैं, दूसरा जिसे हम देसी भारत कहते हैं। अंग्रेजी भारत का मतलब था ऐसा भारत जहां पर अंग्रेज लोग अधिकार करते थे, और देसी भारत का मतलब है ऐसा भारत जहां पर राजा महाराजाएं अधिकार करते थे। तो अंग्रेजी भारत यानी जहां पर अंग्रेज अधिकार करते थे, तो वहां से तो ये सदस्य लिए गए थे टोटल 296। ठीक है, ध्यान रखना है अंग्रेजी भारत, ये सदस्य अंग्रेजी भारत से ले गए थे। ठीक है, और 93 सदस्य लिए गए थे देसी भारत से। यानी कि यहां पर
यानी कि ये 93 सदस्य भारत के उन क्षेत्रों से लिए गए थे जहां पर राजा महाराजाओं का अधिकार था, जिसे हम देसी भारत कहते हैं। ठीक है, और 93 सदस्य जो कि नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे, यानी कि हर एक रियासत का मुखिया होता था, एक राजा होता था, और वो क्या करता था, एक एक सदस्य को चुन करके भेजता था। उस समय कई सारी रियासतें थी, हर रियासत का एक मुखिया होता था और वो क्या करता था, चुन करके भेजता था। तो 93 सदस्यों का जो चयन हुआ वो नॉमिनेट करके हुआ, यानी कि मनोनीत। ठीक है, और देसी भारत से हुआ था, ध्यान रखना है। और हर एक रियासत का एक मुखिया होता था और उस मुखिया के द्वारा नॉमिनेट करके, मनोनीत करके सदस्य संविधान सभा में भेजे गए थे। ठीक है, अब और क्या बातें निर्धारित की। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये 300 निवासी सदस्य ही क्यों रखे भाई, 390 रख लेते, 400 रख लेते, 450 रख लेते, 425 रख लेते, यानी कि एक कम 390 से एक कम, यानी कि 300 निवासी सदस्य क्यों रखे, 390 तो रखते। तो ध्यान रखना है, ये जो 300 निवासी का आंकड़ा जो आपको दिख रहा है, इसको रखने के पीछे भी एक मुख्य कारण था। और क्या कारण था कि जिस समय 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 40 करोड़। ध्यान रखना है, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 40 करोड़। ये भारत की जनसंख्या थी, और वर्तमान में तो आप जानते हैं 142 करोड़ और कुछ है, तो उस समय 40 करोड़ थी। तो यहां पर कैबिनेट मिशन ने तय किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा जो है वो ऐसे संविधान का निर्माण करने जा रही थी जो, यानी कि संविधान सभा एक तरीके से संविधान का निर्माण तो करती, साथ ही वो लोगों का प्रतिनिधित्व भी करती, यानी कि लोगों को देखती भी। यहां पर संविधान सभा का जो काम है वो संविधान का निर्माण करना ही नहीं था, यहां पर संविधान सभा का दो काम था। पहला काम तो वो करती संविधान का निर्माण, और दूसरा काम वो करती कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने का, लोगों को देखने का। ठीक है, तो यहां पर उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, और 40 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने कितने सदस्य रखे थे, 300 निवासी। तो फिर आप कहोगे कि सर इसका क्या कनेक्ट है, तो इसका कनेक्ट है, ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन ने तय किया कि भाई एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक व्यक्ति क्या करेगा, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये कैबिनेट मिशन ने तय किया था। तो आप जानते हैं अगर एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को देखेगा, तो उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो पूरे के पूरे 300 निवासी सदस्य क्या कर लेंगे, 300 निवासी सदस्य पूरी की पूरी 40 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी वजह से 300 निवासी सदस्य रखे गए थे कि अगर एक सदस्य 10 लाख लोगों को देखेगा तो आसानी से 300 निवासी सदस्य पूरी 40 करोड़ जनसंख्या का क्या कर लेंगे, प्रतिनिधित्व आसानी से कर लेंगे। कैबिनेट मिशन ने तय किया था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और बात बता देता हूं। और क्या बातें निर्धारित की कैबिनेट मिशन ने। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, यानी कि आपने कहा कि भारत को दो भागों में बांटा गया था, एक था अंग्रेजी भारत, एक था देसी भारत। लेकिन आप मेरे से प्रश्न करोगे कि सर क्या उस समय भारत में राज्य हुआ करते थे क्या, तो बिल्कुल उस समय भारत में राज्य हुआ करते थे, लेकिन हम बस उन्हें राज्य नहीं कहते, हम उस समय उन्हें प्रांत कहते थे। ध्यान रखना है, उस समय हम उन्हें क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो 296 सदस्यों का जो चयन हुआ था वो कहां से हुआ था, तो प्रांतों से हुआ था। और उस समय भारत के अंदर जो टोटल राज्य जिन्हें हम प्रांत कहते थे उस समय वो कितने थे, तो 11। उस समय कितने थे, 11 प्रांत थे। इस चीज को भी ध्यान रखना है, उस समय कितने थे, 11 प्रांत थे। और 11 के 11 प्रांतों से सदस्य लिए गए थे 296 सदस्य। यानी कि हर एक, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे 28 राज्य हैं और हर एक राज्य की विधानसभाएं हैं, और विधानसभा क्या करती है, राज्यसभा में क्या करती है, सदस्यों को चुन करके भेजती है। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। ठीक है, क्योंकि हम चुन करके नहीं भेज रहे, राज्यसभा के सदस्यों को हम चुन करके नहीं भेज रहे, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो कि कौन है, राज्य के विधायक, और विधायक मिलकर के क्या कर रहे हैं,
राज्यसभा के सदस्यों का चयन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चयन हो गया। ठीक उसी तरीके से 11 की 11 प्रांतों से हर एक प्रांत की उस समय विधानसभाएं थी और विधानसभाओं के सदस्यों ने मिलकर के क्या किया था, 296 सदस्यों का चयन किया था। अर्थात 296 सदस्यों का चयन करके उन्होंने संविधान सभा में भेजा था। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है। तो 11 मैंने कहा ध्यान रखना है कि 11 प्रांत थे उस समय, और मैं आपको प्रांत के नाम भी बता दूंगा। उस समय 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों की हर एक प्रांत की एक एक विधानसभाएं थी और वो विधानसभा क्या करती थी, चुन करके भेजती थी। यानी 296 सदस्यों का चयन हर एक प्रांत की विधानसभाओं ने भेजा। ठीक है, अब देखिए आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा कि सर 296 सदस्य हैं तो 11 प्रांत हैं, तो किस किस प्रांत से कितने सदस्य गए थे। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो सदस्य जाने का जो आधार था कि भाई कहां से कितने सदस्य लिए जाएंगे, ये आधार एक तरीके से जनसंख्या का आधार था। ठीक है, यानी कि जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से उतने ही सदस्यों का प्रतिनिधित्व लिया जाएगा। कहने का मतलब है जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से उतने ही सदस्य आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए भाई 11 प्रांत थे, जैसे कि कुछ प्रांतों की मैं बात करूं, संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, बिहार है, मुंबई है, उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, पंजाब है, मध्य प्रांत बरार है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रांत जो थे यहां से जनसंख्या के आधार पर सदस्य ले गए थे। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े प्रांत उस समय संयुक्त प्रांत की, जहां से 55 सदस्य ले गए थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत। उसके बाद में दूसरा नंबर पे जो प्रांत था उसका नाम था मद्रास, जो कि उससे नीचे का जनसंख्या के मामले में छोटा प्रांत था। तो मद्रास जहां से 49 सदस्य लिए गए थे, इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद में संयुक्त प्रांत मद्रास, फिर आता है बिहार। बिहार से कितने सदस्य लिए गए थे, तो बिहार से 36 सदस्य लिए गए थे। ठीक है, बिहार के बाद में आ जाता है कि संयुक्त प्रांत मद्रास, बिहार, फिर आता है मुंबई। मुंबई से 21 सदस्य लिए गए थे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मुंबई के बाद में उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा से कितने सदस्य ले गए थे, तो 9 सदस्य ले गए थे। उसके बाद में असम आ जाता है। असम से कितने सदस्य ले गए थे, तो 8 सदस्य ले गए थे। ठीक उसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर सदस्य ले गए थे। जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से सदस्य क्या आए थे, ज्यादा आए थे। ठीक है, तो 296 सदस्यों का चयन कुछ इस तरीके से हुआ था जनसंख्या के आधार पर कि जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से उस आधार पर ही क्या आएंगे, सदस्य आएंगे। और यहां पर तो देखिए 93 सदस्यों का चयन मैंने आपको बता दिया, नॉमिनेट हुए थे। हर एक रियासत का एक मुखिया होता था, वह मुखिया नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करके भेजता था। यहां पर इनका चुनाव नहीं हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने 292 प्लस 04 यानी कि इस 04 को अलग क्यों लिखा। ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आपने ये जो 292 के बाद में जो 04 लिखा है इसको अलग क्यों लिखा। तो मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि हमारे 28 राज्य हैं वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वहां से लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट दोनों के लिए सदस्य जाते हैं हर एक स्टेट से, और वही जनसंख्या के आधार पर जाते हैं कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से ज्यादा सदस्य जाएंगे। जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की, अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो लोकसभा के लिए 80 सीटें राजस्थान से जाती हैं, 25 सीटें यूपी से जाती है, 80 सीटें यूपी से जाती है, राजस्थान से 25 सीटें जाती हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए राजस्थान से 10 सीटें जाती हैं। और भेजता कौन है, तो राज्य की विधानसभाएं क्या करती है, चुन करके भेजती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बता दें कि भाई प्रांतों का चुनाव हुआ है, प्रांतों ने मिलकर के इसी तरीके से 296 सदस्यों का चयन किया है। ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जिन्हें हम कहते हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वर्तमान में हर एक यूनियन टेरिटरी से जाते हैं सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए सदस्य जाते हैं यूनियन टेरिटरी से। ठीक उसी तरीके से आज हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। उस समय हम 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते थे, और उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। ध्यान रखना है 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। जिस तरीके से वर्तमान में हम देखते हैं हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, और चारों चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक एक सदस्य लिए गए थे।
ध्यान रखना है 296 सदस्यों का जो चयन में निर्वाचित बता रहा हूं, अप्रत्यक्ष बता रहा हूं, तो उसमें यह भी ध्यान रखना है कि 4 सदस्य जो कि निर्वाचित थे अप्रत्यक्ष रूप से, और कहां से थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। और उन कमिश्नरी प्रांतों के नाम क्या क्या थे, तो ध्यान रखना है, मैं आपको नाम बताता हूं कौन कौन से प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला था दिल्ली। हम इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय की बात थी, उस समय इन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांतों के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो पहला था दिल्ली, जो कि अपने आप में एक राज्य का दर्जा रखता है। दूसरा था अजमेर मरवाड़ा, ठीक है। तीसरा था कुर्ग, जो कि आप सभी को पता है कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा था बलूचिस्तान, जो कि आप सभी को पता है पाकिस्तान में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये चारों चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उस समय, और हर चारों चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक एक सदस्य निर्वाचित हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इनकी भी अपनी एक विधानसभाएं थी, उन्होंने मिलकर के एक एक सदस्य क्या किया था, भेजा था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि हम इतने बड़े दस्तावेज का निर्माण करने जा रहे थे, यानी कि जो संविधान सभा का जो निर्माण कैबिनेट मिशन ने किया था, ये कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का निर्माण कर रही थी, तो उसमें उनको हर लोगों को प्रतिनिधित्व देना था। यानी कि संविधान सभा के अंदर उन्हें हर समुदाय के, हर धार्मिक व्यक्तियों को क्या देना था, प्रतिनिधित्व देना था। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी को उन्हें संविधान के निर्माण में प्रतिनिधित्व देना था। तो उन्होंने सभी को ध्यान में रखते, क्योंकि आप जानते हैं ये जो संविधान सभा जिनका निर्माण कैबिनेट मिशन कर रही थी, ये जो संविधान सभा ये संविधान का निर्माण करती, और ऐसे संविधान का निर्माण करती जो जीवन भर रहता। तो आने वाले समय में किसी भी धर्म के लोगों को दिक्कत ना आए कि हमारे प्रतिनिधित्व को नहीं, हमारे सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो इसी वजह से इस असमानता को रोकने के लिए संविधान सभा ने क्या किया, सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरे भारत के अंदर एक तरीके से एक धार्मिक, पूरे भारत को 3 धार्मिक समुदाय में बांट दिया कि भाई संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे, यानी कि जिन जिन धर्मों से आएंगे, उनको 3 धार्मिक समुदाय में बांटा। और वो 3 धार्मिक समुदाय कौन कौन से थे? पहला था मुस्लिम, सिख, और तीसरा था सामान्य। ध्यान रखना है, पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा था सामान्य। यानी कि तीनों धार्मिक समुदाय में पूरे भारत को बांट दिया। और इनका भी आधार क्या रखा? जनसंख्या के आधार पर। यानी कि हर एक धार्मिक समुदाय से जो सदस्य आएंगे वो जनसंख्या के आधार पर आएंगे। यानी कि भारत के अंदर जिस समुदाय, जिस धार्मिक समुदाय, यानी कि जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा होगी, उस धर्म से क्या आएंगे, ज्यादा सदस्य आएंगे। ये कैबिनेट मिशन ने तय किया था संविधान सभा में कि भाई संविधान सभा के अंदर जो सदस्य आएंगे वो सभी धर्मों से आएंगे, ठीक है। और धर्मों का, यानी कि सभी धर्मों से सदस्य आने का जो उन्होंने आधार रखा वो भी जनसंख्या का आधार रखा कि भाई जनसंख्या के आधार पर कि जिस धर्म की ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से ज्यादा सदस्य आएंगे। तो मुस्लिम जो कि मुसलमान, और सिख जो कि जिसके अंदर पंजाबी आते हैं, और सामान्य जिसके अंदर इनके अलावा, इन 2 धर्मों के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू भी इसके अंदर शामिल है, सभी धर्म के लोग जो इस सामान्य के अंदर आ जाते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर हर धार्मिक समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया था संविधान निर्माण में, यानी कि संविधान सभा में, ठीक है। तो अब देखिए, ये सारी बात हो गई, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये तो था संविधान का निर्माण कि भाई संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी बातें यहां पर बता दी है कि 389 सदस्य किस तरीके से रखे गए थे, निर्वाचित थे, मनोनीत थे, कहां कहां से सदस्य रखे गए थे। अगर आप मेरे से दोबारा
समझना चाहते हैं तो दोबारा समझ लीजिएगा। देखिए जल्दी जल्दी कि भाई 300 निवासी सदस्य संविधान सभा ने तय की कि संविधान सभा में टोटल कितने होंगे, वो सॉरी कैबिनेट मिशन ने तय की कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होंगे 300 निवासी। और 300 निवासी सदस्य रखने का जो आधार था वो क्या था, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ जनसंख्या थी, और 40 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने संविधान सभा में कितने सदस्य रखे थे, 300 निवासी। क्योंकि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा तो आसानी से 300 निवासी सदस्य क्या करेंगे, 40 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है कि 300 निवासी में से 296 सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अर्थात इनका चुनाव हुआ था, निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड हुए थे, ये ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष रूप से। और ये 396 जो सदस्य हैं भारत के 11 प्रांतों से लिए गए थे। उस समय भारत में टोटल 11 प्रांत थी और अंग्रेजी भारत से, ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था वहां से ये सदस्य लिए गए थे। और उस समय भारत में टोटल 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों से ये सारे सदस्य लिए गए थे और ये निर्वाचित थे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हर एक प्रांत की विधानसभाओं ने मिलकर के क्या किया था, इनको भेजा था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 04 इसलिए अलग लिखा क्योंकि जिस समय वर्तमान में आप जानते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे और चारों चीफ कमिश्नरी प्रांतों के मैंने आपको नाम बताए थे कि दिल्ली है, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो चारों चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक एक सदस्य ले गए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया 296 के बाद में जो बचे 93 सदस्य, ये क्या थे, नॉमिनेट थे, यानी कि हर एक रियासत का एक मुखिया होता था और उस मुखिया के द्वारा नॉमिनेट करके, मनोनीत करके, यानी कि खुद के मन से मनोनीत करके 93 सदस्यों को क्या किया गया था, भेजा गया था। और इस जहां पर रियासतें थी उस एरिया को कहा जाता था देसी भारत, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजाओं का अधिकार था, यहाँ पर अंग्रेज अधिकार नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको संविधान सभा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है, अब देखिए ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी है कि भाई 296 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, निर्वाचित हुए थे, प्रांतों से हुए थे, 11 प्रांतों से, ठीक है, और 93 सदस्य देसी भारत से थे और जो कि मनोनीत हुए थे। ठीक है, प्रांतों के मुखिया के द्वारा 93 सदस्यों का चयन किया गया था। यानी कि ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने रखा है। ठीक है, ये वाला 296 और 93 वाला ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने रखा है। अब देखिए ये सारे के सारे प्रावधान कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए तय किए थे कि भाई संविधान सभा में इतने सदस्य होंगे और इस आधार पर होंगे। जब ये सारी बातें संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन ने तय की तो इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके बाद में ये सारी बातें करने के बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और वो रिपोर्ट प्रकाशित की कैबिनेट मिशन ने। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा के लिए जो सारी निर्धारित बातें जो की थी उसकी एक रिपोर्ट रखी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही 296 सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। 296 सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और इस चुनाव में आप सभी को पता है दो सबसे बड़े दल कौन कौन से थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये उस समय के दो सबसे बड़े दल थे, जिसमें पहला कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, उससे नीचे मुस्लिम लीग था, यानी पक्ष और विपक्ष ये दोनों थे। ठीक है, जब दोनों पक्षों के बीच में ये जब चुनाव हुआ और रिजल्ट सामने निकल कर आया तो रिजल्ट में 208 सीटें तो मिली मुस्लिम लीग को, सॉरी कांग्रेस को, और 73 सीटें मिली किसको, मुस्लिम लीग को। और जो तीसरा जिसमें सारे दल आ जाते हैं और उनको कितनी मिली, यानी अन्य दलों को कितनी सीटें मिली, 15। ठीक है, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा जो अन्य दल थे उनको 15 सीटें मिली। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। यानी कि इस चुनाव में कांग्रेस की क्या हुई, जीत हुई। और जब कांग्रेस की जीत हुई तो मुस्लिम लीग की क्या हुई, हार हुई। और मुस्लिम लीग ने सोचा कि अगर हम इस संविधान सभा में रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे ऊपर क्या रहेगी, हावी रहेगी, अर्थात हमें वही करना होगा जो कांग्रेस कहेगी। ये मुस्लिम लीग ने कहा था। तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग का शुरू से ही क्या था, पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की मांग थी। आप जानते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जो कि शुरू से ही क्या करते थे, पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की मांग करते थे। तो इस रिजल्ट के बाद में तो मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की मांग को क्या बढ़ा दिया, और तेज बढ़ा दिया।
क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस हमारे ऊपर क्या करे, राज करे, कांग्रेस हमारे ऊपर हावी रहे, वो कहे जो हम करें। ठीक है, वो मुस्लिम लीग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की मांग को और तेजी से बढ़ा दिया और सांप्रदायिक दंगे करवाना शुरू कर दिया। जब इतनी तेजी से सांप्रदायिक दंगे करवाए तो हार थक के कांग्रेस को हार माननी पड़ी और कांग्रेस ने क्या किया, पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की मांग, पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की जो मुस्लिम लीग की मांग थी उसको स्वीकारते हुए पृथक राष्ट्र की घोषणा कर दी कि भाई ठीक है, पाकिस्तान क्या करेगा, अपना पृथक राष्ट्र बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस रिजल्ट के बाद में कांग्रेस ने कहा कि भाई पृथक राष्ट्र ठीक है, और 14 अगस्त, मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, जुलाई अगस्त को चुनाव हुए। जुलाई अगस्त के चुनाव के बाद में भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली, उन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाना शुरू कर दिया और उस आधार पर फिर उनको 14 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अर्थात पृथक राष्ट्र दे दिया गया, पाकिस्तान नाम का। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को पता है अगर राष्ट्र अलग होंगे तो सिंपल सी बात है, संविधान सभा के जितने भी सदस्य, जो संविधान जो कैबिनेट मिशन ने तय किए थे वो भी अलग होंगे, क्योंकि भारत था उसके अंदर जब ये सारी बातें कैबिनेट मिशन ने तय की थी उस समय भारत और पाकिस्तान एक था। लेकिन जब पाकिस्तान क्या नाम से अलग हो गया तो सिंपल सी बात है, वो जो एरिया जो थे, वो जो भी एरिया जो थे, वो पाकिस्तान की तरफ जो भी एरिया गए थे, उन एरिया से आने वाले, उन एरिया से प्रतिनिधित्व रखने वाले जो संविधान सभा में सदस्य थे वो भी क्या हो गए थे, पाकिस्तान की तरफ चले गए। यानी कि जो जो एरिया पाकिस्तान की तरफ चले गए थे उन एरिया से सदस्य जो संविधान सभा में निर्धारित कैबिनेट मिशन ने किए थे वो सारे सदस्य भी कहां चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो पाकिस्तान की तरफ जब वो चले गए तो हमारी जो संविधान सभा थी वो भी दो खेमों में बट गई। यानी कि पहले थे 300 निवासी सदस्य और 300 निवासी सदस्यों में से आप सभी को पता है कि भाई अंग्रेजी भारत से कितने सदस्य थे, तो 296। अंग्रेजी भारत से 296 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य थे। ठीक है, यहां पर 292 नहीं है, 296 नहीं है, 292 है। ठीक है, 300 निवासी, ये मैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले की बात बता रहा हूं कि उस समय हमारी संविधान सभा में जो प्रावधान कैबिनेट मिशन ने किया था वो कुछ इस प्रकार था कि अंग्रेजी भारत 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 सदस्य और देसी भारत से कितने सदस्य, 93 सदस्य। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और साथ ही साथ जब संविधान सभा का भी विभाजन हो गया तो ये संविधान सभा टुकड़ों में बट गई और ये सदस्य घट करके रह गए, 292 सदस्यों में से घट करके रह गए 226। और चीफ कमिश्नरी प्रांत, जहां से एक सदस्य, आप सभी को पता है, एक सदस्य बलूचिस्तान से था, तो बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान में चले गया, तो वहां से जो एक सदस्यों का प्रावधान था वो भी पाकिस्तान की तरफ चले गया, तो यहां से एक सदस्य घट गया, तो 3 सदस्य यहां रह गए, 4 सदस्य थे पहले। भारत के जो 93 सदस्य थे वो भी सिमट करके कितने रह गए, 70। यानी कि अब हमारी संविधान सभा जो कि 300 निवासी सदस्य की थी वो घट करके कितनी रह गई, 299। तो ध्यान रखना, हमारी जो संविधान सभा थी जो कि शुरुआत में 300 निवासी सदस्यों की थी वो लास्ट में घट करके कितनी रह गई, 299 सदस्यों की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास और इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उम्मीद है कि आपने इस क्लास को ध्यान से सुना होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।